नमस्कार, मैं खुशी बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज इंडो गल्फ में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। 12 की उम्र में राजनीति में उतरे राम को नेपाल का बताया कैसे होंगे भारत से संबंध। नेपाल में कल यानी 12 जुलाई को पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ओली ने नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ राष्ट्रपति को सरकार बनाने की अर्जी सौंपी है। उन्हें रविवार तक प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उनका शपथ ग्रहण रविवार दोपहर तक हो जाएगा। ओली और देउबा के बीच हुई डील के मुताबिक दोनों अगले चुनाव तक बारी बारी पीएम पद पर बने रहेंगे। सरकार चलाने के लिए दोनों के बीच 7 पॉइंट एग्रीमेंट बना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें एक पॉइंट संविधान में बदलावों को लेकर भी है। जानिए कल क्या क्या हुआ। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। वह सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। फ्लोर टेस्ट में उन्हें 275 में से सिर्फ 63 सांसदों का साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। उन्हें सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। दरअसल इस महीने की शुरुआत में चीन समर्थक पार्टी केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उनकी सरकार अमलपद में आ गई थी। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 102 के तहत उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था। वे ऐसा नहीं कर पाए। कौन है राम को नेपाल का बताने वाले केपी शर्मा ओली? 1952 में पूर्वी नेपाल में जन्मे ओली ने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करी। 4 साल की उम्र में उनकी मां की स्मॉल पॉक्स बीमारी से मौत हो गई। उनकी परवरिश उनकी दादी राम्या ने की। ओली का राजनीतिक जीवन 12 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब वे कम्युनिस्ट नेता रामनाथ दहल की मदद से नेपाल के झापा चले गए थे। यहाँ वे झापा विद्रोह में शामिल हुए। इस विद्रोह की शुरुआत झापा में एक बड़े जमींदार की गला रेत कर हत्या से शुरू हुई थी। इस विद्रोह को बड़े जमींदारों के खिलाफ जलाया गया था। दरअसल 1964 में नेपाल के राजा महेंद्र ने भूमि अधिकारों में बदलाव किए। इसका मकसद छोटे किसानों को वो जमीन दिलाना था जिस पर वह सालों से काम कर रहे थे, लेकिन उन पर बड़े जमींदारों का मालिकाना हक था। महेंद्र ने इसकी शुरुआत नेपाल के झापा जिले से की थी। इस दौरान छोटे किसान को जमीन दी गई। इसके बाद ही वहां जमींदारों और उनके खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बीच विद्रोह शुरू हो गया। इसी बीच 22 साल की केपी ओली पर एक किसान धर्म प्रसाद ढकाल की हत्या के आरोप लगे और वह जेल चले गए। इस समय तक ओली मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित हो चुके थे। 1967 तक वह नेपाल की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में प्रवेश कर चुके थे। 1970 में ओली 18 साल की उम्र में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 14 साल जेल में बिताए। हालांकि वह बहुत कम अपने उस समय की चर्चा करते हैं जब वह जेल में थे। हालांकि उनके करीबी लोगों का कहना है कि जेल ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। ओली को शाही क्षमा मिलने के बाद 1980 के दशक में रिहा कर दिया गया था। 1990 के दशक में ओली ने लोकतांत्रिक आंदोलन में अपने प्रयासों के लिए लोकप्रियता हासिल की, जिसने पंचायत शासन को खत्म कर दिया। अगले कुछ सालों में वह नेपाल की राजनीति का बड़ा चेहरा और कम्युनिस्ट पार्टी में एक महत्वपूर्ण नेता बन गए। 2015 में वे 597 में से 338 वोट जीतकर प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि जुलाई 2016 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी केंद्र द्वारा अपना समर्थन वापस लेने के बाद ओली को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए। 3 साल पहले 2020 की बात है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान देकर पूरे नेपाल और भारत को हैरान कर दिया। ओली ने अपने निवास पर भानु जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, भगवान राम भारतीय नहीं नेपाली थे। असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के वीरगंज में है। उन्होंने भारत पर सांस्कृतिक दमन का आरोप भी लगाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडो गल्फ।